सेहत और जिंदगी। सामीन, आपको बता दें कि आज के प्रोग्राम का मौजू क्या है। खवातीन में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, फाइब्रॉइड्स, वजूहात, बचाव और इलाज। यानी आज बात होगी सर्विक्स कैंसर के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी आरएमएल हॉस्पिटल से तशरीफ लाई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर वीना गंजुमल्ला, जो माहिर ज़नाना अमराज हैं आरएमएल हॉस्पिटल में। और जनाब, आप भी इस प्रोग्राम के जरिए शामिल हो सकते हैं, पूछ सकते हैं सवालात इसी मौजू पर, यानी खवातीन में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बचाव, वजूहात और इलाज। हमारा फोन नंबर है हिंदुस्तान वालों के लिए 011-23421-084। नंबर एक मर्तबा फिर से बताते हैं, 011-2342-1084। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के बाहर दुनिया भर में हमें सुन रहे हैं, वो हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल तहरीर करके पूछ सकते हैं। नंबर है +91 8130913554। तो जनाब, यहां पर हमारे साथ प्रोफेसर वीना गंजुमल्ला मौजूद हैं, आरएमएल हॉस्पिटल से तशरीफ लाई हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि आज हम बात करेंगे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, एक ऐसी बीमारी जो बड़ी तेजी के साथ फैलती जा रही है। बहुत सारी बहनें हमारी परेशान हैं। तो सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं कि ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी बहुत आम हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये गर्भाशय का या बच्चेदानी के मुख का कैंसर बहुत आम दुनिया में ये फैला हुआ है और कम से कम 4 में से 1 महिला को ये होने की आशंका रहती है। और हमारे देश में भी और विश्व भर में कम से कम हर साल अगर हम देखें तो कम से कम 5 से 5.5 लाख की महिलाएं तो निरंतर इनकी शिकार हो रही हैं। और इसकी जो मृत्यु दर है, जो इसके कारण से मृत्यु होती है, उसमें भी काफी राइज है। जैसे 50% तक की औरतें इस बीमारी का शिकार होती हैं, वो मर भी सकती हैं। तो ये इस वजह से भी बहुत ज्यादा इसमें अहम हमें ये जरूरत है कि हम इसका बहुत ही जल्दी एक तो होने ना दें, और दूसरा हमें इसको बहुत ही बिल्कुल बेस लाइन पे पकड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम ऐसा करें तो उसमें काफी हद तक निजात पा सकती है औरत। तो डॉक्टर साहिबा, इसके रीजन तो बाद में जानेंगे, एक आम महिला को कैसे पता चले ये भी बाद में जानेंगे, क्योंकि अभी एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। पहले उनसे बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ। जी मानवेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल करना चाहेंगे आप? डॉक्टर वीना यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी, आज आपका कौन से टॉपिक पर बात कर रहे हैं मैम? हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी सर्विक्स कैंसर पर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा फाइब्राइड भी है मौजू, यानी जो रसौली हो जाती है, उसके बारे में भी हमारी बातें जारी रहेंगी। हाँ, तो मेरा एक सवाल था जी कि हमारे पड़ोस में कुछ ही महीने मतलब जो उसके एक बच्चा ने आया था, उसको मुंह पर कैंसर हो गया था। उसको इलाज के लिए मतलब अस्पताल में एडमिट किया गया था। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों हो जाता है मैडम जी? कभी कभी क्या उसके गर्भ में कुछ इन्फेक्शन वगैरह रहता है? तो इसकी जानकारी दें। डिलीवरी के बाद उनको ये डायग्नोज हुआ? डिलीवरी के बाद, इसका मतलब उसको शुरू से ही कुछ ऐसी लक्षण रहे होंगे जिनके कारण ये बाद में पता चला, और जो क्योंकि डेथ हो गई है, इसका मतलब है कि उनको बहुत देर में इसके बारे में पता चला था। अच्छा। हाँ, तो इसलिए इसके बारे में शुरू से ही पता लगाना, कुछ बिल्कुल ही जो शुरू के लक्षण होते हैं, और अगर कुछ लक्षण भी ना हो तो एक आम औरत को 30 की उम्र के लगभग एक आवश्यक जांच होती है जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है, वो जरूर करवा लेनी चाहिए। और अगर उस जांच से पहले अगर उसे कोई भी तरह का नीचे पदार्थ निकल रहे हैं या डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसे एक महिला डॉक्टर से अवश्य जांच करवा लेनी चाहिए। जी।
ये जो आपने बताया डॉक्टर साहिबा कि अगर किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। सिम्टम हो सकता है, या एक यौन संबंध करने से अगर कुछ ब्लीडिंग होने लगे, इसको भी एक अच्छा मतलब प्री स्क्रीनिंग लक्षण माना जाता है कि इसमें भी हमें जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी गर्भाशय की जांच करवा लेनी चाहिए। क्योंकि इसका सबसे अच्छा जो ये लक्षण इस कैंसर का होता है, सर्वाइकल कैंसर का, कि बाकी कैंसर्स को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन इस कैंसर में हमें जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं, जो कैंसर के आने से पहले कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम इन टेस्टों के द्वारा या एक सिर्फ देखने भर से, विजुअल जांच से हम पता लगा सकते हैं। तो अगर महिला बहुत थोड़ी जागरूक रहे और समय समय पे अपना जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसे हम पैप स्मीयर कहते हैं, वो अगर समय से करवा लें तो इसमें बहुत ही जो इंसिडेंस है जो इसके कैंसर का होने का, वो औरत महिला बच सकती है उससे। ये जो आप बता रही हैं कि अच्छा, एक कॉलर और है, अभी पूछती हूँ मैं सवाल। हेलो हेलो हेलो। हाँ साबिया दीदी नमस्ते। जी आपको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं उत्तम कुमार भगत बोल रहा हूँ, पाकुड़ झारखंड से। जी उत्तम कुमार भगत जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है, और आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बताइए उत्तम कुमार भगत जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहिबा से? हाँ, मेरा सवाल ये था कि आप लोग आज का जो मौजूद रखा है, मतलब आज का जो विषय रखा है बहुत ही अच्छा है जी। तो मेरा एक सवाल था कि कभी कभी देखा जाता है कि जो गर्भाशय का जो कैंसर है, कभी कभी अनियमितता आपका ये महामारी आने शुरू हो जाते हैं। तो इससे मतलब क्या समझा जाए इसको, कैसे क्या मतलब ये समझे कि सब कैंसर का पहला स्टेज है या फिर कैंसर का रूप ले लिया है? मेरा ये सवाल था। अनियमित माहवारी। हाँ देखिए उत्तम कुमार जी, अनियमित जो माहवारी आती है इसके अनेक कारण होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर अनियमित मासिक अगर आने लगे तो उसमें कैंसर ही होगा, लेकिन एक अनियमित जो है एक नॉर्मल से हटके एक चीज है, तो इसके लिए भी हमें जाके दिखाना बहुत जरूरी है। तो और इसमें जो कैंसर के जो जिस महिला को होने लगता है उसमें कई कारण ऐसे हैं, उस महिला में तो बहुत ही उसको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें से एक सबसे बड़ा मैं कारण बताऊंगी, जो एक बहुत ही कम उम्र में अगर हम बच्चे की शादी कर दें या यौन संबंध उसका शुरू हो जाए कम उम्र में, जैसे कि 16-17 साल की उम्र में, उन लड़कियों में या उन महिलाओं में ज्यादा ये आगे चल के संभावना होती है करने की, मतलब कैंसर होने की। इसी तरह से अगर बच्चे ज्यादा जने हुए हों या एक से अधिक पुरुष के साथ महिला का संबंध हो, इन ऐसे कारणों से कभी कभी कैंसर का जो बनना है वो शुरू हो जाता है। और अगर ये अनियमित मासिक है जैसे आपके मरीज को, तो इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन गर्भाशय का मुख का कैंसर या उससे पहले होने वाली जितनी भी चीजें हैं वो बहुत आसानी से हम मात्र एक सिंपल औजार से देख सकते हैं, तो इसलिए उसको चेक कराना बहुत ही जरूरी है। उत्तम कुमार भगत जी, उम्मीद है आपने अपने सवाल का जवाब सुन लिया होगा, और भी तमाम सुनने वालों से हम कहना चाहेंगे कि वो जिस तरह की भी क्वेरीज हैं उनकी वो फोन कर सकते हैं हमें। इस वक्त हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम जारी है। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। हेलो सबिया दीदी नमस्ते। नमस्ते बसंती जी, कैसी हैं आप? बहुत मस्त हूँ। मानेगांव बालाघाट मध्य प्रदेश से कुमारी बसंती बघेल बोल रही हूँ। जी मैंने पहचान लिया। मेरा नमस्कार। नमस्कार बसंती जी, नमस्कार जी। पूछिए क्या सवाल है? हाँ दीदी जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ। जैसे कि अभी जो बच्चादानी खराब होने का बहुत समस्या आता है, तो क्या कई लोग बोलते हैं कि मतलब ऑपरेशन हुआ है उसके बाद मेरा बच्चादानी खराब हो गया है, और वो भी कम से कम 28 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष तक की महिलाओं का। तो क्या ये किस कारण से होता है बच्चादानी? कम से कम मेरे नजर में कम से कम 20-25-30% हमारे गांव में महिलाएं जो बच्चादानी निकलवा चुकी हैं। और एक समस्या और थी जो अभी उत्तम भगत जी ने पूछा कि किसी में एक महिलाएं का मतलब कल की बात है, एक महिला की मतलब जो महामारी आई थी तो कम से कम 15 दिन तक के लगातार जा रहा था। तो इसका मतलब कैसे होता है सब कुछ? हाँ देखिए बसंती जी, ऐसा होता है अगर
हम खाली लक्षण तो देखते ही हैं और एक पूरा जो महिला का और भी हिस्ट्री होती है, जैसे उसने किस उम्र में शादी करी, कितने उसके बच्चे हैं और किस तरह से उसके और मतलब लक्षण आ रहे हैं, जैसे पति से संबंध करने में ब्लीडिंग आ जाना। और उसके बाद हम चेकअप करते हैं। चेकअप के जो निरीक्षण हम करते हैं, एक उसमें देखा जाता है कि बच्चेदानी के मुख पे कोई जख्म तो नहीं है, कोई ऐसा प्रवाह खून का तो नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हम एक 2-4 टेस्ट भी करते हैं, जिसके कारण जो रिजल्ट आते हैं उनसे हमें पता चलता है कि कहीं इनको कैंसर से पहले होने वाली कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको प्री कैंसर डिजीजेस कहते हैं, तो उनका हम समय से अगर इलाज कर लें तो कैंसर होने से बच सकते हैं। जहां तक आपका प्रश्न है कि बहुत सारी महिलाओं को बच्चेदानी निकाल दिया है, लेकिन ये इसका कोई मतलब इलाज नहीं है कि हम अगर अनियमित माहवारी आ रही है उसको जांचे बिना एक किसी ने अगर बच्चेदानी निकालने की सलाह दी है तो मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि उसके भी अपने बच्चेदानी निकालने के भी अपने नफा नुकसान होते हैं। तो जल्दबाजी में हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर महिला को कोई अनियमित मासिक आ रहा है या उसको कोई और तरह का है तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अपना निरीक्षण कराए। उसके बाद हम टेस्टों के द्वारा, जो हमारा जैसे मैंने अभी बताया एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है, उसके द्वारा और एक अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम कारण क्यों है उसको अनियमित मासिक, उसका वजह निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर हम महिला की उम्र देखेंगे, उसका परिवार पूरा हुआ है नहीं हुआ है, उसके हिसाब से हम उसको सलाह देंगे, क्योंकि आजकल हम इतनी जल्दी सीधा बच्चेदानी निकालने में नहीं विश्वास करते हैं। तो कुमारी बसंती बघेल जी, सबसे पहले ये मुनासिब होगा कि आप किसी डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करें कि क्या रीजंस हो सकते हैं, अनियमित है, अगर रेगुलर नहीं रहे हैं आपके पीरियड्स, उसके लिए। एक और कॉल है अभी हमारे साथ लाइन पर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सरबिया साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं शमीम अहमद जी, सोनदाद महाराष्ट्र से। सोनदाद महाराष्ट्र से शमीम साहब जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहिबा रीना साहिबा को मेरा सलाम, आदाब। मेरी तरफ से भी आपको सलाम। हाँ डॉक्टर साहिबा, अभी आपने जो एक सवाल का जवाब दिया कि जो डिलीवरी के बाद जो वो बच्चा बचा हुआ है, क्या उसको भी कैंसर होने की कोई संभावना हो सकती है क्या? डिलीवरी के बाद अभी एक फोन आया था, जो पहला फोन था, उन्होंने कहा कि डिलीवरी के फौरन बाद उनका कैंसर डायग्नोज हुआ, जिसमें उनकी डेथ हो गई, बच्चा सरवाइव कर गया। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी माओं के लिए। हाँ जी, ऐसा है शमीम साहब, बच्चे के ऊपर प्रेगनेंसी में क्योंकि समय निकलता जाता है और हम इंतजार कर रहे हैं, और क्योंकि हमें पता नहीं उसको कैंसर है, हो सकता महिला ने ना दिखाया हो और सिर्फ डिलीवरी के लिए जब वो अस्पताल पहुंची तो वहां पता चला कि इसको बच्चेदानी का कैंसर है। तो इसमें बच्चे को ऐसा कुछ नहीं, अगर वो बच्चा स्वाभाविक तौर से पूरा बन चुका है और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो वो बच्चा मतलब जिंदा रहेगा, उसको कोई ऐसा कैंसर का लक्षण नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उस दौरान जब तक उसको इलाज की जरूरत थी वो डॉक्टर के पास नहीं गई तो वो कैंसर दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो इसलिए अर्ली जो है डॉक्टर के पास पहुंचना, चाहे वो कैंसर से पहले की बीमारी हो या कैंसर भी अगर बहुत अर्ली स्टेज में हो, उसको भी हम इलाज के दौर पे सही कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत तरह के सर्जिकल ट्रीटमेंट निकले हैं, हमारे पास बिजली देने का भी एक तरीका है, और भी ड्रग्स हमारे पास गर्भाशय के कैंसर के लिए आ गए हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा जरूरत है कि हमें जागरूक होना है, हमें ये समझना है कि ऐसा हो सकता है। और कुछ कारण जैसे मैं पहले भी बताए हैं, अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि अगर महिला की जल्दी शादी हुई है या बहुत ज्यादा बच्चे हैं उनके, तो और ये सब लक्षण आ रहे हैं, जैसे अनियमित मासिक का आना, या उससे भी पहले अगर
डिफरेंट डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, तो इस सूरत में हमें जरूर डॉक्टर के पास जाके अपनी जांच करा लेनी चाहिए। और जांच बहुत ही मतलब आम हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है, छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी पैप स्मेयर जैसी सुविधा सरकार ने मुहैया कराई है। तो इसलिए इसमें ऐसा कोई बहुत भारी या कोई बहुत ज्यादा कोई पैसों वाला टेस्ट नहीं है। तो इसलिए महिला को सिर्फ जाना है डॉक्टर के पास और अपना टेस्ट करा के वो सही समय पे अपना इलाज और ट्रीटमेंट करा सकती है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकती है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। हेलो जी मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप प्लीज अपना नाम बताइए। मैं बोल रहा हूँ सुनील पाठक जी। जी सुनील पाठक जी नमस्कार। सभी सिस्टर क्या हाल है? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक है जी, और सुनाओ। बस सब बढ़िया है। बताइए क्या सवाल आप वीना जी से करना चाहेंगे? मेरा सवाल है कि मेरा दोस्त है, ओदी जड़ी मिसेज, मेरा एक दोस्त है जी, उसकी मिसेज की उम्र है 31 ईयर, उसके 2 बच्चे हैं। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पर जगरांव में चेक करवाया था। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि इसके ना जो है अपना बच्चेदानी में ना कैंसर के लक्ष्य है थोड़े ये। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमारे 2 बच्चे हैं, चलो हम इसको रिम्यूव करा देते हैं। तो वो जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि उम्र कम है, कि इसका अभी हो नहीं सकता, तो उसको कैसे करना चाहिए? रिव्यू करा दिया जाए? तो जहाँ तो नहीं करते जी हमारे जगरांव में 2-3 डॉक्टरों से बात हुई है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर रिमूव करा दे तो कोई सेहत पर कोई असर तो नहीं होगा जी, उसको निकाल दे तो? जी सुनील पाठक जी आपका सवाल सुन लिया है, डॉक्टर साहिबा जवाब दे रही हैं उसका। हाँ पाठक जी नमस्कार। मैं आपका जो प्रश्न है, हाँ जी नमस्कार जी। हाँ आपका जो ये दोस्त का जो सवाल मतलब जो प्रॉब्लम है, इसमें हमें ये जानना जरूरी होगा कि कैंसर किस स्टेज का, क्या ये कैंसर है या कैंसर से होने वाली पहले की स्थिति है कि आगे चल के। हाँ जी पहली स्टेज बोल रहे हैं। देखिए एक पाठक जी ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि ये कैंसर से पहली स्टेज तो पहले होता है कि कैंसर है, और एक होता है कैंसर से पहले की स्टेज। पहले की स्टेज मतलब कैंसर की स्टेज नहीं, प्री कैंसर स्टेज है कि नहीं। तो अगर तो प्री कैंसर स्टेज है या कैंसर, अब जैसा मैं आपके प्रश्न से समझ रही हूं कि ये कैंसर की स्टेज है, तब तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें निकालने का, अगर तो प्रूवन कैंसर है, बहुत अर्ली स्टेज में है, तो हमें निकालने में ऐसा कोई नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार भी पूरा मतलब पूरा हो चुका है, तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस वजह से मना किया है कि ये कैंसर से पहले की स्टेज है, तो उसका प्री कैंसर के जो लीजन्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो अब मुझे ये जानना बहुत जरूरी होगा कि ये कैंसर की पहली स्टेज है या कैंसर के पहले की स्टेज है, कि मतलब अभी कैंसर बना नहीं है। उस पे सारा जो है दारोमदार है। डॉक्टर साहबा ये जो आप बता रही हैं कि एक स्टेज ये भी है कि जब कैंसर शुरू नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है, जो प्री कैंसर स्टेज आपने बताई, ये क्या है? ये प्री मैलिग्नेंट लीजन्स होते हैं जो हम कभी कभी मरीज को कुछ भी नहीं है, तभी जो मैं आपको पहले भी बता रही थी, स्क्रीनिंग टेस्ट का इस जो कैंसर है इसमें बहुत बड़ा रोल है स्क्रीनिंग टेस्ट का जी। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट 2-3 तरह से करे जाते हैं। शुरू में हमारे जो अवेलेबल था कंट्री में और जो मिनिस्ट्री के तरफ से भी हमारे हर सेंटर में अवेलेबल है, वो पैप स्मेयर है। और पैप स्मेयर के साथ हमको हर साल 30 की उम्र के बाद ये जरूर एक बारी महिला को करा लेनी चाहिए, अगर उसको कोई भी लक्षण नहीं है। ठीक है। और हर 3 साल तक करा के, और अगर सब तीनों बारी ठीक आ रहा है तो उसके बाद हर 3 साल में वो करा सकती है एक बारी। और अगर उसके पास एक और टेस्ट अब आ गया है जो अभी थोड़ा महंगा है और हर अस्पताल में अभी नहीं अवेलेबल है, मगर हम लोग करते हैं उसको भी, उसको HPV टेस्टिंग कहते हैं। क्योंकि ये पाया गया है आज के टाइम में कि HPV एक वायरस है जिसके कारण, क्योंकि कई आपने देखा है बहुत सारे कैंसर्स का हमें कॉज अभी तक नहीं पता चला है,
इस कैंसर में काफी हद तक हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एक HPV कैंसर होता है जो एक कुछ स्ट्रेन्स हैं जो काफी मतलब बहुत पाया गया कि वो कैंसर कर देंगे। तो अगर हम पैप्समियर के जरिए ये पता लगाएं कि उसको ऐसी संभावना है तो हम उसको एक फॉलो अप पे रख सकते हैं। और अगर HPV के जरिए हम ये पता लगा लें कि वो स्ट्रेन्स हैं तो हम उसको भी एक पहले से ही उसका एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो आगे चल के उसको कैंसर ना हो। अच्छा। फिर अगर ये दोनों भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो एक सिंपल हम औजार के जरिए देख के, और एक आयोडीन टेस्ट होता है और एक एसिटिक एसिड एक पदार्थ है जो अगेन बहुत मामूली, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है, उसको लगा के अगर हम आंख से उसको देखें जिसको VIA कहते हैं उसको, और एक VIN होता है। अगर VIA में विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड होता है जिसको हम पदार्थ लगा के गर्भाशय के मुख को देख सकते हैं। तो उसमें अगर हमें कुछ लगे तो हम बायोप्सी करते हैं और हम जल्द से जल्द एक प्री मैलिग्नेंट लीजन है या मैलिग्नेंट लीजन है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। तो जहां आपने ये बात करी कि प्री मैलिग्नेंट क्या होता है, तो इन स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा हम उस प्री मैलिग्नेंट लीजन को पकड़ के उसका टेस्ट करके उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि आगे चल के कैंसर ना हो। क्योंकि एक बारी कैंसर हो जाए तो उसके फिर फैलने का और वो सब जो डेथ मैंने आपको इनिशियल फिगर्स दिए वो फिर काफी बढ़ जाता है जी। हाँ जी। तो ऐसे में जिन लोगों को कैंसर नहीं है, जिन बहनों को, वो बचाव के लिए क्या करें? एक तो मैंने यही कहा स्क्रीनिंग की बहुत जरूरी है, और फिर एक जो है थोड़ा सा जो पॉसिबल एक वो समस्या सामाजिक है कि हम थोड़ा एज के थोड़ा आगे चले जाएं, और दूसरा जो प्राइमरी प्रिवेंशन हमारी जैसे हम और बीमारियों करते हैं तो ये गर्भाशय के लिए हमारे पास वैक्सीन अब आ गई है। अच्छा। हाँ सर, इसको कैंसर सर्विक्स की वैक्सीन कहते हैं, जिससे हम क्योंकि हमने अब कॉज ढूंढ लिया तो उसका एक वैक्सीन भी निकला है जिसको बाइवेलेंट या क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन कहते हैं, जो हमारे यहाँ अवेलेबल भी है, जो हम 9 से 12 साल की लड़कियों को लगा सकते हैं। और ये इसका जो एज है 9 से 12 इसलिए भी होता है जब यौन संबंध होने से इस वायरस का अंदर जाना स्वाभाविक हो जाता है। तो इस उम्र से हम पहले अगर लगाएं, ये 3 डोजेज में दिया जाता है और 9 से 12 साल की उम्र में ये दिया जाता है। तो इससे हम काफी बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए नहीं है। बड़ी महिला के उम्र में अभी हम देखा गया कि कितना उसका फायदा होगा वो अभी हम रिसर्च में देख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इस एज ग्रुप को हमें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका काफी हमारा, और ये प्राइमरी प्रिवेंशन हम वैक्सीन के द्वारा भी आजकल रिकमेंड कर रहे हैं, और सेकेंडरी जो प्रिवेंशन हम कह रहे हैं जो बड़ी महिलाओं के लिए, उनको पैप्समियर, HPV वैक्सीनेशन और विजुअल इंस्पेक्शन, ये 3 मेथड हम रिकमेंडेशन है हमारी कि हाँ हमारी जो सोसाइटी है इंडिया की गायनोकोलॉजिस्ट की, उन्होंने 3 हम लोगों को ये 3 हम लोग आजकल कर रहे हैं। ठीक है। तो जिसके यहाँ जैसा भी है HPV करवा सकते हैं, पैप्समियर करवा सकते हैं, और अगर कुछ नहीं तो कम से कम एक चेकअप सालाना इंस्पेक्ट करके, मतलब हम देख के भी थोड़ा बता सकते हैं। अगर अर्ली हमें कोई सस्पिशन लगे तो हम टेस्ट के बायोप्सी के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि अगर प्री या उसको है तो नहीं, तो कम से कम हम पकड़ जल्दी सकते हैं। बिकॉज कैंसर का प्रिवेंशन ही स्क्रीनिंग के जरिए हो सकता है, और ये बहुत ही वैसा किस्म का है जिसको अगर हम कर तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसका इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगा। ओके, एक और फोन है हमारे पास। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी, सबिया साहिबा बोल रहे हैं? जी, मैं सबिहा बोल रही हूँ। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद जावेद खान बोल रहा हूँ, आप जिला गया से। जी जावेद साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम है। आदाब आपको भी। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी, डॉक्टर साहिबा को भी मेरा प्यार भरा आदाब। आदाब जावेद साहब। डॉक्टर साहिबा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें उम्र का भी कोई इसमें सिस्टम है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि बच्चा कई लोगों को नहीं हो पाता है, तो क्या वो इसके भी कुछ लक्षण इसमें इंक्लूड है, या फिर क्या वजह होती है तो बच्चे नहीं हो पाते हैं? तो ये जो कैंसर की बीमारी है, ये कुछ उसमें अटैचमेंट है या फिर ये अलग है?
देखिए जावेद साहब, जहां तक आपका पहला प्रश्न है कि किस उम्र में होता है, तो ये जैसे मैंने आपने बताया तो ये यंग उम्र में काफी पाया गया है, लेकिन 30 के बाद भी इसके संभावना होने की होती है। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है कि ये कहीं बच्चे मतलब ना होने से इसका संबंध है, तो ये आमतौर पे ये वाला लक्षण इसमें नहीं देखा गया है। हाँ जी, क्योंकि ये उम्र ही थोड़ी सी ये 25-30 के बाद कॉमनली ये होता है, जब तक, क्योंकि इस कैंसर का एक नेचुरल हिस्ट्री है बनने का। जैसे मैंने बताया, वायरस इसका एक कॉज होता है या इसका कारण होता है। वो जो वायरस ही है वो यौन संबंध के द्वारा करीब जब भी आप करें 16-18 में जब महिला करती हैं तो उसके बाद ही प्रवेश करता है शरीर में। तो उसके बाद कम से कम 10-15 साल उसको कैंसर को बनने में लगते हैं इसमें, जो एक आम प्रतिक्रिया है इस कैंसर के बनने की। लेकिन आजकल एक गर्भाशय के दूसरे किस्म का कैंसर है जो दूसरे तरह का होता है, जिसको कॉलमनर कैंसर, वो कभी कभी जल्दी भी बन जाता है। तो ये 20-25 के बाद ही 30 के उम्र में अधिकतर देखा गया है। और जो आप बच्चा ना होने का संबंध थोड़ा इसमें नहीं देखा गया है। तो जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है, तो मैं मतलब बच्चा ना होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इतना नहीं है। वो कोई और वजूहात हो सकती है। तो वो आप अपनी डॉक्टर से रुजू कीजिए। जावेद साहब बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहिबा, आपने ये तो हमें काफी तफसील से बताया कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं और इसका बचाव के तरीके भी आपने हमें बताए। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछूं, एक और कॉल है। हेलो, हाँ जी, हेलो जी, हेलो जी, मैं आपको सुन रही हूँ, आप अपना नाम बताइए प्लीज। सभी आप बहन को प्यार भरा आदाब। जी, मेरा भी आपको प्यार भरा आदाब। अशोक वर्मा, खंडवा रोड, सनावत, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ बहन जी। जी वर्मा जी, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताइए। मुझे ये जानना था कि जैसे आज का जो विषय है कैंसर संबंधित है, तो ये बच्चों में मतलब महिला जैसे गर्भवती थी तो तब से चालू हो जाता है या इसके बाद से बच्चा होता है उसके बाद चालू होता है? बच्चा अगर होने के बाद से है, मतलब इसमें ज्यादा संभावनाएं, या बच्चे नहीं हुए तब भी? वैसे तो डॉक्टर साहिबा ने ये बताया वर्मा जी, लेकिन फिर से आप दोबारा सुनिए वो क्या कहती हैं। हाँ वर्मा जी, नमस्कार। जी मैडम जी, साहिबा, डॉक्टर साहब साहिबा, आपको भी प्यार भरा आदाब, नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है कि इसका जैसा मैंने बताया, इसके कारण जो है वो 16, 18, 20 जब भी मतलब ये इन्फेक्शन शुरू होगा तो हो सकता है। और इसका मतलब ऐसे प्रेगनेंसी के साथ इसका ऐसा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ये उसके बिना भी ऐसे हो सकता है। लेकिन उन महिलाओं में जिनके बच्चे अधिक होते हैं, उनमें जिनके मतलब फर्टिलिटी ज्यादा है और जो संबंध करने की जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है वो ज्यादा है, तो उनमें ऐसा थोड़ा ज्यादा देखा पाया है। क्या एसोसिएशन है बीच में, ये तो मैंने बताया कि आपको प्रेगनेंसी सच के साथ इसका कोई ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी एक ट्रीटमेंट अगर ऑलरेडी है तो डिले कर देगी, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी बीच में आ गई तो हम ट्रीटमेंट उस टाइम नहीं कर पाएंगे आगे, या जांच भी नहीं कर पाएंगे कि कैंसर है कि नहीं, तो इसलिए ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना या हो सकता है या ना हो सकता है। डॉक्टर साहब, रीजंस क्या होंगे इसके पीछे कि इतना तेजी से बढ़ रहा है? क्या हमारा खान पान है या हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है? ये भी कहीं कॉज है इसके पीछे? देखिए ऐसा नहीं, बट हाँ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जिनका कोई बेसिस नहीं पाया गया है वो एक कोई रीजंस हो सकते हैं। बट ये इनकी एसोसिएशन जैसे मैंने बताया, लोअर सोशियो इकोनॉमिक, जिनकी सफाई वगैरह जो नहीं रखते हैं नीचे की, उनमें, या जिनको अक्सर जो पेल्विक इन्फेक्शन जिन्हें कहते हैं, जिनमें नीचे इन्फेक्शन होता रहता है, वो कारण भी इसमें जोड़े गए हैं। अच्छा। हाँ, जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जब कोई भी ऐसा लक्षण हो कि गंदा पदार्थ गिर रहा है या खारिश आ रही है या
पानी जा रहा है, जैसे अक्सर औरतें कहती हैं, खुजली आ रही हैं, तो इनका समय से इलाज करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम, और इसमें हमें दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है, बिकॉज पेल्विक इन्फेक्शंस के साथ कुछ हद तक इनका ताल्लुक पाया गया है। जी। तो फिर बहनें जो हैं वो सफाई का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें और थोड़ी सी भी परेशानी होने पर नजरअंदाज ना करें कि ये तो मामूली बात है और इससे हमारा बचाव हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, अगर बहुत अर्ली स्टेज पर डायग्नोज हुआ और उसका एक कामयाब इलाज भी कर दिया गया और वो कैंसर खत्म हो गया, तो क्या इन फ्यूचर भी कोई इस तरह की संभावना है, इम्कानात हैं कि वो दोबारा भी आ पाएगा? देखिए, जो इसका ट्रीटमेंट होता है ये काफी, इसको एक तो हम काफी मुद्दे उसमें हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। एज क्या है पेशेंट की, उसका फैमिली कैसा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, और सबसे ज्यादा ये है कि वो किस स्टेज का कैंसर है। हम टेस्टों के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश करते हैं स्टेज की, फिर वो किस हद तक फैला हुआ है। अगर तो बहुत अर्ली स्टेज है, हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट कर दी है, तो उसके बाद भी हम, ऐसा नहीं है कि मरीज कभी कभी गांव चले जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लेके जाते हैं, तो हम जब एक एक्सटेंसिव सर्जरी कर देते हैं, आसपास का कुछ और लिम्फ नोड्स होते हैं, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो निकाल देते हैं, तो उसका रिपोर्ट आके हम फिर फर्दर हो सकता है हमें इलाज करना पड़ता है। जैसे अगर लिम्फ नोड्स में आ जाए, हमने निकाल भी दिया है, तो हमें पता नहीं होता किस हद तक वो फैल गया है, आगे भी फैला होगा, तो उसके क्षण जो कैंसर के जो और कीटाणु इधर उधर ना गए हों, तो उसके लिए हम फिर बाद में रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं। तो इसलिए इसका, और फिर जब रेडिएशन भी मान लो अगर मरीज को मिल गया है, वो हम सारे टेस्ट बाद के, ऑपरेशन के बाद की जो हमारे पास पैथोलॉजी की टेस्ट रिपोर्ट आती है, उस पर हम डिसाइड करते हैं। तो उसके बाद भी महिला को फॉलो अप पे समय समय पे जैसा डॉक्टर बुलाएं कि कितने फ्रीक्वेंटली आना है, शुरू में जल्दी आना है, महीने महीने में आना है, 6 महीने में, एक स्टेज के ऊपर हम डिसाइड कर लेते हैं, तो उसको आते रहना होता है, ताकि वो उसको हम कुछ जैसे 4 या 5 साल के बाद कैंसर फ्री समझ लें। जी। लेकिन शुरू में फॉलो अप की बहुत जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप मुतमईन भी ना हो उसमें कि बीमारी खत्म हो गई है, ये फॉलो अप आपको करते रहना होगा जब तक डॉक्टर आपसे कहते हैं तब तक। एक और कॉल है। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर सिस्टर वीना एंड वॉइस वर्ल्ड स्टार सिस्टर सुबीना। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। प्रेम सागर बोल रहा हूँ अमृतसर से। जी प्रेम सागर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सुबीना बहन। हाँ जी। अभी कुछ देर पहले वीना बहन ना वैक्सीन की बात कर रही थी। वैक्सीन की बात की है जी। वैक्सीन के बारे में मैं थोड़ा और जानना चाहूंगा। 3 स्टेजेस बताई सिस्टर वीना ने, वो जो 3 स्टेजेस जो है उनमें गैप कितना रहेगा, और जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो इसके बारे में इतना जानकार नहीं है, और उनको कौन आगे लाएगा, और जिससे जो डेथ रेट है आने वाले 10, 20, 50 साल में कम हो जाए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है। मैं बहुत खुश हूं इससे कि ये जो हम जितनी भी हमने जैसे पोलियो को दूर किया है या और बीमारियों को दूर किया है, ये वैक्सीनेशन के द्वारा ही दूर किया हुआ है। अब हमें इस कैंसर के लिए कुछ हद तक ये एक वैक्सीनेशन मिली है, तो इसको हम जितना व्यापक रूप से उसका यूज करेंगे तो हम कुछ 15-20 सालों में हो सकता है इस कैंसर जैसी बीमारी को कम कर सके। और इसका मैंने 3 बारी मैंने इनको कहा कि जैसे 9 से 12 साल की लड़कियों को एक बारी लगाना है, और उसके बाद 1 महीने और 6 महीने पे भी देना है। और उसके बाद भी वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं है कि अगर उस लड़की को मिल गया है तो उसको जो एक उम्र मैंने बताई कि जैसे 21 और 30 के बाद हमें पैप स्मेयर के द्वारा उसकी स्क्रीनिंग करते रहना है, बिकॉज ये अभी इतने बिल्कुल शॉर्ट 100% इसको नहीं माना गया कि आप वैक्सीन लगा के इसको भूल जाए इस बीमारी को। स्क्रीनिंग टेस्ट, ये मैं फिर से इसको बताना चाहूंगी, स्क्रीनिंग टेस्ट वैक्सीनेशन के बाद भी जारी रहेगा, बिकॉज अभी हमें इसका वैक्सीनेशन का और कुछ सालों के बाद 10-12 साल 15 साल के बाद पता चलेगा कि क्या हम वाकई तौर पे इस समस्या से मुक्त हो पाएंगे वैक्सीनेशन के द्वारा। लेकिन ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये चालू रहेंगे अभी तक की जो रिकमेंडेशन है।
प्रेम सागर जी, उम्मीद करते हैं आपने अपने सवाल का जवाब सुन लिया होगा। वैक्सीनेशन का भी बता दिया कि कितना गैप रहेगा, उसके बावजूद भी स्क्रीनिंग जो है वो चालू रहने वाली है। वैक्सीन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप पूरी जिंदगी के लिए अब अपने आप को सेव समझें कि अब कुछ नहीं होने वाला है। जी डॉक्टर साहिबा, हमारा चूंकि मौजू है, सामईन को एक मरतबा फिर से बता दें कि ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से इस वक्त आप हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम सुन रहे हैं और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हमारा आज का मौजू है, बचाव, वजूहात और इलाज। और यहां पर हमारे साथ आरएमएल अस्पताल से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गायनी प्रोफेसर वीना गंजू मल्ला मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। बराह रास्त फोन करने के लिए डायल कीजिए 011-23421084। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हमें तहरीरी तौर पर पूछ सकते हैं और वो नंबर है +918130913554। एक सवाल आया है हमारे पास डॉक्टर साहिबा, ये सिंध पाकिस्तान से सवाल है और इनका नाम है मूलचंद नोखानी। इनका सवाल है कि क्या इस तरह के कैंसर के लिए कोई ब्लड टेस्ट भी है जिसके जरिए डायग्नोज किया जा सके? देखिए नोखानी साहब, पहले तो आपको आदाब, उसके बाद ये ऐसा कोई ब्लड टेस्ट से ज्यादा जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, ये पैप स्मीयर इसमें बहुत स्क्रीनिंग कारगर भी है और स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह माना जाता है। और जो मैंने बाकी 2 टेस्ट बताए कि इनका विजुअल देखा जाए एक बारी मरीज को कम से कम अगर कुछ भी लक्षण नहीं है, या फिर वो एचपीवी। तो ये जो एचपीवी वैक्सीन है वो ब्लड के द्वारा नहीं, वो हम नीचे से पानी लेके जैसे पैप स्मीयर करते हैं इसी तरह से एचपीवी भी होता है। जी डॉक्टर साहबा शुक्रिया। एक और उसके बाद जब एचपीवी पॉजिटिव आता है फिर कुछ और हम किस तरह का ये कैंसर है तब वो ब्लड के रोल आता है। ब्लड टेस्ट होते हैं बट वो एक नेक्स्ट स्टेज में हमें करने होते हैं। अच्छा, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो पहले ही कराया जा सकेगा? ओके, शुक्रिया। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहिबा को नमस्कार। नमस्कार। और सभी देशवासियों को 26 जनवरी जो आ रही है इसकी बहुत बहुत बधाई हो। जी शुक्रिया। आप अपना नाम प्लीज हमें बताइए और अपना सवाल भी बताइए। मैं बीपीओ किल्यावाली डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तहसील अबोहर से मास्टर सतपाल प्रजापति बोल रहा हूँ। जी सतपाल जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आज क्या पूछना चाहेंगे आप? ये जो आज का विषय है आप चुने हैं बच्चे औरतों में बच्चेदानी का मुंह का कैंसर के बारे में। हाँ जी। ये कैंसर दिन में दुगनी और रात चौगुनी बढ़ रहा है। हाँ जी। किसके बढ़ने के कारण क्या है? क्या खान पान में जहाँ कोई गड़बड़ी है, किस कारण बढ़ रहा है इस तरह कैंसर? तो इसका रोकथाम किस तरह हो सकेगी? ये देखिए सतपाल जी, वैसे तो डॉक्टर साहिबा ने ये बता ही दिया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उनसे पूछा कि कुछ और भी कॉजेज हैं क्या, हमारे लाइफस्टाइल से संबंधित भी है ये। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहिबा ने आपका सवाल सुन लिया है। कैसे रोकथाम की जा सकेगी ये थोड़ा फिक्रमंद है सतपाल जी। मिस्टर प्रजापति जी नमस्कार। आपका सवाल मैंने पहले भी जवाब दिया है और हम इस कैंसर से थोड़ा बहुत तो हम इसको कुछ हद तक रोक पा रहे हैं बिकॉज ऑफ जो हम ये वैक्सीन शुरू करे हैं और कुछ हम जो स्क्रीनिंग हमारी मोडेलिटीज हैं, जैसा मैंने कहा है कि ये पैप स्मीयर और विजुअल इंस्पेक्शन, ये हम इस विजुअल जो हम आंख से देखने की जो टेस्ट है ये हम काफी हद तक ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पैप स्मीयर जो है टेस्ट, इसको भी हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो मंत्रालय की ओर से। तो ऐसा करने से हम लोग एम कर रहे हैं कि हम बहुत हद तक इस जो कैंसर है, जो बहुत ही डेडली कैंसर है, इसको काफी हद तक हम रोक पाएंगे। और अगर प्री मैलिग्नेंट स्टेज में आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी कर देंगे। और ये वाला भी हमारा मुहिम चल रहा है कि जैसे ही हम उसको सी और ट्रीट, मतलब हम जो विजुअल इंस्पेक्शन से देखते हैं उनको वहीं देखें, क्योंकि कभी कभी महिला को कई कारण हैं, अपनी पारिवारिक समस्याएं हैं जो दोबारा नहीं आ सकती है। हालांकि हम बहुत उसका रखते हैं, उसका टेलीफोन नंबर और ये दोबारा बुला सके जब टेस्ट रिपोर्ट हमको पता चलती है कि इसका ट्रीटमेंट की जरूरत है, कैंसर प्री कैंसर है या कैंसर है। तो लेकिन फिर भी अब ये जो सी और ट्रीट जो हमने यहाँ चलाया, इसमें क्या होता है, हम देखते हैं और उसी टाइम उसको निकाल के ट्रीट भी कर देते हैं अगर हमें लगे कि ये कोई प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। तो ये सब जो मुहिम हम चला रहे हैं, इससे हमें उम्मीद है कि आगे चल के हम इस गंभीर समस्या से कम भी कर पाएंगे और थोड़ा इससे जूझ भी पाएंगे।
एक और कॉल है डॉक्टर साहिबा, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो सरिया जी, आदाब। जी आदाब। मैं राधे कुमार विद्यार्थी गोकुल चौक जिला सहरसा बिहार से बोल रहा हूँ। जी राधे कुमार विद्यार्थी जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ मैं जी। और आपके मार्फत मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार वो सुन रही हैं जी, और उनसे एक मेरा सवाल है जी कि अक्सर हाँ डॉक्टर थोड़ा सा भी ब्लडिंग होने से कह देते हैं कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और बच्चा दानी निकालना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर के बात पर जाऊं पहली दफा या और आगे इसका इलाज कराऊं? जी हाँ, नमस्कार। आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपको देखिए, एज ए मरीज आपको ये पूरा हक है कि जब आपकी कोई समस्या लेके डॉक्टर के पास जाएं तो आपको डॉक्टर से पूरा अपने केस के बारे में पूछने का और उससे डिस्कस करने का पूरा आपको हक है। और आप जब उनसे जब कोई आपको वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि इनका बच्चेदानी निकालनी है या कोई भी और, आप तो आप उनसे हमें पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको ये पूरा हक है। और थोड़े से मतलब ब्लीडिंग होने से उनका क्या कारण है ये सलाह देने का आप जरूर उनसे ये सवाल कर सकते हैं। उनके मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कहा है आपसे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। आप कुछ दूसरे डॉक्टर से भी ओपिनियन ले सकते हैं। ये पूरा आपका पूरा राइट बनता है। ये आप हो सकता है आपको उस डॉक्टर पे बहुत विश्वास है, लेकिन आप अपना केस को आपको डिस्कस करने का आपको पूरा हक है जी, और ये जानने का कि वो ऐसी सलाह क्यों दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहिबा, राधे कुमार विद्यार्थी जी, आपका बहुत शुक्रिया फोन किया आपने। उम्मीद है आप मुतमईन हो गए होंगे। इसी मौजू में हमने सर्विक्स कैंसर के साथ साथ फाइब्रॉइड्स भी रखा था मौजू। तो ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि फाइब्रॉइड क्या है, इसकी क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, फाइब्रॉइड एक यूट्रस का ही एक बिनाइन किस्म का ट्यूमर होता है, लेकिन ये कभी कभी इसके एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता चल पाए हैं। कई बार ये बहुत ही स्मॉल छोटे से अंश के साथ शुरू से ही होता है और आगे चल के जैसे जैसे माहवारी शुरू होती है और कुछ सालों के बाद ये बड़ा हो जाता है। कभी कभी किसी महिला को ये छोटा सा रहता है और फिर छोटा ही रहता है, और जब महिला को माहवारी बंद होती है तो खत्म भी हो जाता है। मतलब हार्मोन्स जो शुरू होते हैं कोई 13-14 उम्र की या 12-14 उम्र में जब महिला को, उसके बाद इसका आना शुरू होता है ये। अच्छा। तो इसमें जितना सिम्टम्स आए और जैसे सिम्टम्स के लक्षण क्या होंगे, लक्षण अधिकतर डिपेंड करता है ये कहाँ पे है, कहाँ यूट्रस के किस भाग पे है कि ये बच्चेदानी के वॉल में है, बाहर है या उसकी कैविटी में है। हाँ। तो मरीज जो है डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर सकता है। जैसे एक यंग जिसको फाइब्रॉइड है, शादी हुई, बच्चा नहीं हो रहा है, दिखाने आया कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, तो हमें वहां पर कभी ये फाइब्रॉइड हो सकता है। फिर एक 25-30 साल की उम्र की है जिसको अलग अलग ये अनियमित, जैसा बता रहे थे अभी, अनियमित तरह से माहवारी होने लगती है, बहुत अधिक प्रभाव होने लगता है, जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको कहती है। बहुत कभी कभी महिला अनीमिक हो जाती है ब्लीडिंग के कारण। फिर हम जब चेकअप करते हैं तो फाइब्रॉइड ऐसे हिस्से में होता है, बच्चेदानी के ही ट्यूमर होता है ये, और बिनाइन भी होता है। लेकिन कई कारणों से फिर कभी कभी हमें इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और सर्जिकल भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दोनों अवेलेबल हैं। फिर उसमें भी हम, जैसे मैंने उस केस में बताया, फाइब्रॉइड में भी हम देखेंगे उम्र क्या है मरीज की, कितना वो परेशान है अपने सिम्टम से या लक्षण से, कितना बड़ा ट्यूमर है और किस भाग में है, क्या वो सिम्टम
फाइब्रॉइड की वजह से है या कोई और कारण है तो हम ट्रीटमेंट कर दें और सिम्टम वहीं का वहीं रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो लक्षण महिला को हो रहे हैं क्या वो फाइब्रॉइड के कारण हो रहे हैं। तो इसका जब हम पूरा अच्छे से निरीक्षण कर लेते हैं उसके बाद ही हम फिर ट्रीटमेंट करते हैं। क्या इसको भी कैंसर की ही एक शक्ल समझा जाए? इसको अधिकतर बहुत ही इसको बिनाइन ही मतलब कैंसर नहीं समझा जाता और बहुत ही समझिए 0.5% मतलब कि 1000 में से शायद 5 महिलाओं को कभी कभी ये कंडीशन होती है सार्कोमेटस चेंज। अच्छा। जो बहुत ही कम पाया गया है। अच्छा। बहुत ही समझिए एक रेयर कंडीशन होती है। हाँ, लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी में इसमें कोई डीजेनरेशन चेंजेस हो सकती है, तब मरीज आ सकता है, या ये कुछ और इसमें ऐसी चेंजेस आएंगी कि पेन से आ जाए मरीज, तो तब हमें उसका ट्रीटमेंट करना ही है। लेकिन आम तौर पे जैसे सिम्टम्स हो, बच्चा नहीं हो रहा, पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो हम इसको निकालेंगे सिर्फ इतने ही भाग को। बहुत आगे चल के बहुत बड़ा ट्यूमर है, 40 साल की महिला है, तो कभी कभी हमें निकालना भी पड़ता है। लेकिन आजकल हम सर्जरी में थोड़ा सा कम मतलब इस चीज के लिए भी चले गए हैं और बहुत ज्यादा हमारे पास मेडिकल ऑप्शंस भी आ गए हैं। कई तरह की ड्रग्स हैं, कई तरह की और चीजें हैं, बिकॉज हम ऐसा समझते हैं कि बच्चेदानी का काम सिर्फ बच्चे पैदा करके बड़ी उम्र में उसको निकाल देना नहीं है, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, अंडेदानी है उसके साथ, जो काफी हद तक हार्मोन्स की जो शरीर में रहना होता है, जिससे ना होने से कई और बीमारियां भी औरत को लग जाती हैं। तो इसलिए हम इसको बहुत लो थ्रेशोल्ड रखते हैं कि जल्दी से निकाल दें। जी, जैसे अभी एक आपके पूछा भी उन्होंने बोला भी कि उन्होंने फौरन कह दिया है कि निकालने के बारे में पूरा अच्छे से देख के। और औरत, कई औरतें हमारे पास, जैसे अब इन्होंने तो कहा कि डॉक्टर ने कहा, कई औरतें हमारे पास आती हैं, इसको 35 साल की उम्र है, कई अभी कल ही मैं अभी सुबह ही देख के आई, नहीं डॉक्टर साहब निकाल दीजिए, मैं बार बार नहीं आ सकती। क्योंकि देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट का जब हम देते हैं तो उसमें मरीज की काउंसलिंग भी जरूरत है, उसका आना भी बनेगा। तो कई बार मरीज कहता है नहीं अब हम बार बार नहीं आ सकते, हम इसको निकाल दीजिए। तो हम उसको प्रोज एंड कॉन समझाते हैं कि उसके निकालने के क्या होगा, क्या रिजल्ट और मेडिकल दोनों तरह से समझा के मरीज को कॉन्फिडेंस में लेके फिर हम ट्रीटमेंट करना में बिलीव करते हैं। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, पूछिए, नाम बताइए प्लीज। मैं बोल रहा हूँ बाड़मेर राजस्थान से, हीराराम सोलंकी। क्या नाम बताया? हीराराम सोलंकी। हीराराम सोलंकी जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। खैर मकदम, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, ये भूख का कैंसर महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुष में? पहले तो ये बात है, और दूसरी बात, इसका इलाज पूरा है और ये छोटे बड़ों में होता है, इसके बारे में विस्तार से बताएं मुझे प्लीज। नहीं, जैसे कि आपने टॉपिक सुना होगा अगर हीराराम जी, तो हमारा तो टॉपिक ही है, ये तो महिलाओं के लिए ही है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की बात है, तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ नहीं हो सकता ये? नहीं, पुरुष में कैसे होगा? नहीं, ये कैंसर की बात कर रहा हूँ। नहीं, कैंसर की तो बात है, लेकिन ये हर तरह के कैंसर का प्रोग्राम नहीं है। आज हम सिर्फ महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर क्यों होता है और उसका क्या इलाज हो सकता है, कैसे बचाव किया जा सकता है। शायद उन्हें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन रहा कि किसी भी तरह के कैंसर के बारे में वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर डॉक्टर साहिबा बात कर रहे थे फाइब्राइड्स के बारे में, आपने हमें बताया। तो आपने बताया कि दोनों तरह की इसमें अवेलेबल है, कि सर्जिकल भी है और दवाओं के जरिए भी किया जा सकता है। इसके कितने ज्यादा चांसेस हैं, कि कितना खतरनाक है महिलाओं के लिए? देखिए, अगर वो लक्षण है उसमें, जैसे कि ये सबसे ज्यादा इसमें बड़ा लक्षण होता है ये अनियमित और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसमें आमतौर पे पहला लक्षण समझिए यही होता है, अगर वो फाइब्रॉइड है तो उसमें तो एक तो मरीज का बहुत ज्यादा सेहत पे असर पड़ेगा अगर हम कुछ नहीं करेंगे, और दूसरा उसके पूरे डे टू डे लाइफ भी बहुत बिखर जाएगी अगर वो अनियमित हो रहा है। अनियमित से ज्यादा वो हैवी ज्यादा होता है और काफी हद तक काफी दिनों तक चलता रहेगा, तो वो थोड़ा
एक तो कमजोरी आएगी और दूसरा वो जब इतना हैवी ब्लीडिंग होगी तो वो काम काज और अपने वर्क प्लेस पे नहीं जाके घर के भी ध्यान नहीं रख पाएगी, तो इसलिए सेहत पे बहुत असर हो जाता है उसमें। जी, एक सवाल और भी आया है व्हाट्सएप पे। देव कुमार कोहली हैं ये, सिंध पाकिस्तान से इनका सवाल हम तक आया है। इनका कहना है कि ये फाइब्राइड्स या सिस्ट जो है इसमें क्या फर्क है, क्या दोनों ही खतरनाक है, ये जानना चाह रहे हैं। सिस्ट क्या है? क्या नाम आपने? देव कुमार कोहली। हाँ मिस्टर कोहली, देखिए आमतौर पे ये एक वर्ड्स का वो है, जो जब हम फाइब्रॉइड की बात करते हैं तो एक ये इसका जो ओरिजिन है वो यूट्राइन मसल से संबंधित होता है, यूट्राइन मसल का ट्यूमर होता है, तब इसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं। और जब हम सिस्ट की बात करते हैं, आमतौर पे इस फाइब्रॉइड के लिए हम सिस्ट का बात इसलिए नहीं करते क्योंकि सिस्ट जब हम कहते हैं तो वो एक आमतौर पे कुछ एक लिक्विड से भरे हुए ऑर्गन को हम सिस्ट कहते हैं। तो ये आमतौर पे जब हम फीमेल की बात करें तो ओवरी एक हमारे अंडेदानी जिसको कहते हैं, जो 2 होती हैं औरत में, उसमें जब कुछ इस तरह का ट्यूमर या बन जाता है तो उसको आमतौर पे हम सिस्ट का नाम दे देते हैं। क्या ये भी कैंसर की एक शक्ल है डॉक्टर साहिबा? ये तो अब इसमें कई कारण होते हैं और एक कारण कैंसर भी हो सकता है। एक कॉलर और लाइन पर है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारा प्रश्न है जी, आप अपना नाम तो प्लीज बता दीजिए हमें। गुणवंत परमार बोल रहा हूँ, सौराष्ट्र गुजरात से। जी, आप बताइए क्या सवाल है। हमारा मिसिस का 47 उम्र है। 47 और मासिक धर्म में थोड़ा का अनियमित हो गया है और कभी कभी आता है, कभी कभी कम आता है, ऐसा है, जैसे बोलता हूँ। मिस्टर परमार नमस्कार। आपकी मिसेज, आपके बच्चे कितने हैं? 2 बेटियां, एक बच्चा। अच्छा, तो अब ये जो 47 की उम्र है, जैसे बंद होने की हमारे देश में जो उम्र है वो करीब 48 से 52 एक एवरेज औरत को, महिला को बंद हो जाता है। अब इस उम्र में कभी कभी अनियमित, किस तरह का अनियमित है ये भी हमें देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे वो 30 साल की महिला हो, 47 में तो और ज्यादा ये बनता है कि आप एक अगर सिर्फ खाली अनियमित भी है और हम इसको ये जान ले कि अब ये बंद होने, कई महिलाएं उनको आपकी मिसेस को बताएंगी या आपके फ्रेंड्स बताएंगे कि इनको ये बंद होने के टाइम पे ऐसा होता है, तो इसमें भी एक बहुत ही हमारे लिए ये जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी ये हमारे को एक जिम्मेवारी है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ को, अपने लिए जिम्मेवारी है, हस्बैंड को वाइफ के लिए जिम्मेवारी है कि वो जाके अपना एक चेकअप कराए, क्योंकि इनको अनियमित हो रहा है। तो हमें ये देखना जरूरी है कि क्या ये पार्ट ऑफ नॉर्मल बंद होने की प्रतिक्रिया है या इसमें कुछ और तो नहीं पनप रहा है, तो इसमें चेकअप कराना आपको जरूरी है। बिल्कुल इसको अनियमित सोच के कहीं आपको कहेंगे अरे ये तो, या आपके बड़े बूढ़े भी कहेंगे अरे ये तो बंद होने के टाइम पे हो जाता है, तो इसमें इस तरह ना ले। हाँ, क्योंकि ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि शरीर हमारा है तो हमें अपना उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो जाके चेकअप कराना बहुत जरूरी है। मैं तो महिलाओं को ये भी कहूंगी अगर उनको कुछ भी नहीं है तो एक 40 के 45 के बाद एक वेल विमेन चेकअप भी मैंने अपने हॉस्पिटल में शुरू करवाया था कि कुछ भी नहीं है कि एक महिला आ जाए। ऐसा अभी जैसे बाहर के देशों में तो बहुत होता है कि महिला आई कि और हम कहें कि डॉक्टर को भी आदत होती है क्या तकलीफ है, ऐसा ना कहें और बल्कि कहें जी मैं आई हूं, मैं ठीक हूं, लेकिन फिर भी जानना चाहती हूं कि मैं आगे ठीक रहूं। तो एक ऐसा भी हमें मुहिम चलानी चाहिए। तो आपके तो अनियमित हो ही रहा है तो आपको तो जरूर ही जाना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, आपने जो हमें कैंसर के बारे में, खासतौर पर ये बच्चेदानी के कैंसर के बारे में जो ये आपने बताया कि बड़ी तेजी से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो भारत की तरफ से किस तरह की कैंपेन है इसको कंट्रोल करने के लिए? लेकिन उससे पहले एक कॉलर और है लाइन पर, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं खुदाबख्श खलीफा बोल रहा हूँ, गाँव खलीफा की बावड़ी, जिला बाड़मेर, राजस्थान से। जी खुदाबख्श जी, बताइए क्या सवाल करना चाहते हैं?
ऐसा है मैडम कि मेरी पत्नी की जो बच्चेदानी वो 6-7 साल पहले खराब हुई थी। अच्छा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाया तो उन्होंने कहा बच्चेदानी निकालेंगे और नहीं और खतरनाक कैंसर हो जाएगा। खुदा बख्श खलीफा जी, आप जो रेडियो चल रहा है आपके आसपास उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए प्लीज, उसके बाद फिर आप हमसे बात कीजिए। वैसे बात हमने समझ ली। अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी ने ऑपरेशन करने दिया ने, हम सरकारी हॉस्पिटल सरकारी लड़ी थी, उसने कहा कि बिना ऑपरेशन के इलाज कर दूंगी। उसने इलाज कर दिया। अब 7-8 साल हुए बच्चा निकाली नहीं है, लेकिन औलाद नहीं हो रही है। बच्चेदानी निकाली नहीं गई है, जबकि उम्र क्या है आपकी? निकालने में 8 साल के बाद कोई बच्चा नहीं हो रहा है। नहीं तो उनकी उम्र क्या है अभी? उम्र की उम्र है 30-35 के आसपास है। और पहले आपके कोई बच्चे हैं? हाँ, 2 लड़के हैं मेरे। अच्छा, 2 लड़के हैं। अभी आप और बच्चा करना चाहते हैं? जी। अच्छा, और हो नहीं रहा है? हो नहीं रहा है। अच्छा, तो आप अब इस लक्षण के लिए जाइए कि आपके बच्चा नहीं हो रहा है और उसका क्या कारण है। कोई दवाई आप कोई दवाई भी खा रहे हैं? नहीं, दवाई कोई नहीं खा रहा हूँ मैं। तो आपको फिर ये बच्चा क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए आपको इलाज कराना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आपके जो पहले प्रॉब्लम थी और उससे कोई, जब आपके 2 बच्चे हैं तो क्यों नहीं हो रहा करके आपको जाके दिखाना पड़ेगा। और जबकि इन्होंने ये भी बताया कि 6 साल पहले कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तो डॉक्टर्स ने उसे रिमूव करने के लिए इन्हें सजेस्ट किया था। अब क्या रीजन था ये तो आपको तफसील में हमें बताना पड़ेगा, तभी हम आपको राय दे पाएंगे। जी खुदाबख्श खलीफा साहब, ये तो बहुत तफसील तलब है आपका सवाल। जब ऑलरेडी कहा जा चुका कि उसे हटाना है बच्चेदानी को, फिर भी नहीं आपने करवाया ऑपरेशन, तो क्या वजह थी? डॉक्टर्स ने वो सारी तफसील आपको बताई होगी जो आपने हमें नहीं बताई है। लेकिन सिर्फ बच्चा नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है कि आप किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाइए, क्या पूरी वो तहकीक करें, स्टडी करें, टेस्ट हों, क्या वजह हो सकती है। जी डॉक्टर साहिबा, क्योंकि वक्त हमारे प्रोग्राम का खत्म हो रहा है तो हम चाहते थे कि आप मुख्तसरन ये बताएं कि किस तरह की कैंपेन की जरूरत है आम महिलाओं को भी, आम बहनों को भी, कि वो किस तरह अवेयर खुद भी रहें, दूसरी बहनों को भी बताएं ताकि ये बीमारी को हम कंट्रोल कर सकें। देखिए, इसके जो मैंने आपको कारण बताए, अर्ली सेक्सुअल डेब्यू, जो पहला यौन संबंध है वो थोड़ा सा अर्ली अगर हो जाए तो उसको थोड़ा हमें कंट्रोल करना है। 1 नंबर। नंबर 2 मैं बताना चाहूंगी, जैसे वैक्सीन की बात हुई तो जहां जहां हमारे अभी मतलब प्रोग्राम में तो नहीं आया है ये, लेकिन हो सकता है जल्द ही इसकी मुहिम चल रही है कि इसे प्रोग्राम में लाया जाए। तो अभी क्योंकि स्टडीज ही चल रही हैं, इसका क्या आगे चल के असर होगा। तो एक सर्वाइकल कैंसर जिसे सर्वरिक्स या गार्डेसिल कहते हैं वो लगाने की भी जरूरत है जी। और सबसे ज्यादा इन दोनों के एडिशन में मैं तो ये कहूंगी, सीमित परिवार हो, पर्सनल हाइजीन की जरूरत है, कोई भी इन्फेक्शन हो उसका टाइमली इलाज हो जाए। दोनों हस्बैंड वाइफ कपल को अपना इलाज करा लेना चाहिए। कोई भी रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हो या जेनिटल कोई इन्फेक्शन हो उसका इलाज हो जाना चाहिए। और लास्टली तो जैसा मैंने कहा, स्क्रीनिंग टेस्ट, वो समय समय पे लक्षण हो या ना हो। लक्षण हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ना जाएं, डॉक्टर से मिलें और अर्ली जाएं। और अगर कुछ भी ना हो तब भी समय समय पे उम्र के हिसाब से अपना ये टेस्ट कराना, जैसे पैप्समियर हो या एक इंस्पेक्शन चेकअप कराना, ये बहुत ही इंतहा जरूरी है कि ये अपना इस कैंसर से बचने के लिए। बिकॉज ये एक ऐसा कैंसर है जिसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं और कुछ हद तक ला भी रहे हैं। क्योंकि और भी कहीं जेनिटल कैंसर हैं जिन थोड़ा पकड़ना मुश्किल है। ये सामने हमारा कैंसर है जिसको अगर जरा भी, एक तो ये लक्षण भी देता है और इसके स्क्रीनिंग टेस्ट भी हैं जिससे हम बच सकते हैं। तो ये खुशाइन बात है। हाँ जी। एक और कॉल है शायद। हेलो जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैं दुलिया से बात कर रहा हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा कुलकर्णी नाम है मेरा। कुलकर्णी जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? हाँ, मेरा ये सवाल है कि मेरी लड़की है जी, अभी उसकी शादी हुई है 1 साल जी।
तो शादी के पहले भी और शादी के बाद में भी उसको जब महामारी आती है तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है 2 दिन। अच्छा, और भी कोई परेशानी? और तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक से आती है, लेकिन वो 2 दिन उसको कुछ खाती नहीं पीती नहीं, बहुत दर्द होता है, कभी कभी बुखार भी आ जाता है उसको, और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा सा दर्द कम होता है और फिर नॉर्मल हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? उसको बहुत डॉक्टर को भी बताया, लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा दर्द होता ही रहता है बोले, लेकिन उसको बहुत दर्द होता है। अच्छा मिस्टर कुलकर्णी, उम्र क्या है आपकी बिटिया की? 22 साल। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि एक आम तौर पे भी दर्द माहवारी में हो सकता है शुरू के कुछ 1 आध दिन जी। अगर ये बाद में भी चलता रह रहा है, अगर 2 दिन चलता है, तो एक अल्ट्रासाउंड या एक डॉक्टर से जांच करा ले। अब क्योंकि बिटिया की शादी भी हो गई है तो एक जांच कराना बहुत जरूरी है। सिर्फ उनसे पूछे ना, बिटिया जाए डॉक्टर से मिले और एक आम चेकअप, क्योंकि अब आगे बच्चे की प्लानिंग भी करनी है, उसके लिए भी डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है। तो कुछ वो टेस्ट भी हो जाएंगे और एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस करके, उसके भी जांच हो जाए कि ये इस वजह से कोई दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है जो इतने दिन से चल रहा है आपके। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी तफसीली मालूमात हमारे तमाम सुनने वालों को दी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर और फाइब्रॉइड्स के हवाले से। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की जानिब से हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो सामीन, ये था हमारा आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। इस प्रोग्राम के तहत प्रोफेसर वीना गंजुमल्ला हमारे साथ मौजूद रहीं, आरएमएल हॉस्पिटल गायनी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है।